नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं आज नया सेगमेंट लेके आया हूँ, जिसमें आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कह सकते हो या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कह सकते हो या उदारवादी नेताओं के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं वो अपना प्रोजेक्ट कार्य तैयार रखें। और प्रोजेक्ट कार्य जैसा कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और आपके थर्ड सेमेस्टर में भी बताया था, और एक फाइल होगी लगभग जिसमें 6 या 7 पेज के बारे 6 या 7 पेज ले लेना और एक कोई चार्ट बना लेना। चार्ट आप जानते हैं एसएसटी में बहुत से टॉपिक मिलेंगे आपको, चाहे वो हिस्टोरिकल ले लेना या ज्योग्राफी से संबंधित कोई ले लेना, और जो भी अपना टॉपिक रखो वो सही से अच्छी तरीके से बनाना और फाइल को सही से तैयार करके और हमको बाद में दिखाना। ठीक है, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप टेंशन मत करिए। जब आपको समय मिले तो सही तरीके से एक फाइल अपना प्रोजेक्ट कारी और एक चार्ट तैयार रखें, और जब मैं कभी आऊँगा तो मैं बता दूंगा, जब साइन कराने हो या चेक करवाना हो तो चेक करवा लेंगे। ठीक है, या हम उसी समय देख लेंगे। तो कम से कम आप सभी लोग फोर्थ सेमेस्टर वाले तो इस समय सुन ही रहे होंगे, वीडियो देखेंगे, और थर्ड सेमेस्टर वालों को भी आप लोग बता दें कि मनोज सर ने मैसेज डाल दिया है या मनोज सर आप बता चुके हैं कि हमें एसएसटी के लिए फाइल तैयार करनी है, प्रोजेक्ट का ही तैयार करना है, एक फाइल और एक चार्ट तैयार करना है। तो जो भी बच्चे आपके सेकंड सेमेस्टर के भी आपके संपर्क में हो उनको बता देना, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए इस समय आपका जो सेगमेंट है वो उसमें आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम हो चुका, भारत को आज़ादी मिल चुकी। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया और उसमें भारत को स्वतंत्र करा दिया। उसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादी नेताओं के रूप में ये लोग जाने जाते हैं, जिसमें आपके महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और आगे हम दादा भाई नौरोजी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं हम आपको बता देंगे। वैसे भी आप लोग ज्यादातर इन लोगों के बारे में जानते ही हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, उदारवादी नेता है, राजनेता है, स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत में गुजरात के पास काठियावाड़ नामक स्थान है, वहां पर गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास था, और इनका नाम करमचंद गांधी था। इसलिए इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में एक गांधी मतलब पंसारी जाति हुआ करती थी। पंसारी लोग जो व्यापारी हुआ करते थे और वे वैश्य समुदाय से आते थे, और वैश्य समुदाय में पंसारी लोग अपने आप को गांधी कहा करते थे। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम इनका क्या था? करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम मोहनदास था, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। ठीक है, इनके जो पिता थे वो गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी, उसके दीवान हुआ करते थे। तो ये अच्छे परिवार से थे और
प्रारंभ में इनकी शिक्षा दीक्षा स्कूली वहीं गुजरात के आसपास का जो स्कूल था उसमें हुई थी। और ये थोड़े से चंचल स्वभाव के भी रहे। पढ़ने में ये एक एवरेज छात्र हुआ करते थे। और जैसा कि स्कूली शिक्षा इनकी समाप्त होने के पश्चात ये इनकी जो शादी थी वो कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। और कस्तूरबा गांधी से शादी होने के पश्चात इनके पुत्र 4 हुए, जिसमें आपको सबसे बड़े पुत्र का नाम था हीरालाल गांधी 1888 में। उसके बाद मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में, और उसके बाद देवदास गांधी 1900 में। 4 बच्चे इनके पैदा हुए कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी माखन जी पूरा नाम इनका था कस्तूरबा माखन जी बा, तो इनको ज्यादातर परिवार में बा कहकर बुलाते थे। छोटी उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था। तो विवाह के पश्चात इनके बच्चे अच्छे हुए। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा मैंने बताया कि पोरबंदर से उन्होंने मिडिल किया, राजकोट से हाई स्कूल किया, और दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वह एक औसत छात्र के रूप में रहे। बाद में मैट्रिक करने के बाद परीक्षा में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण भी की। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे, अर्थात थोड़ा सा मन इनका पढ़ने में नहीं लगा, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। मतलब परिवार के लोगों का दबाव था कि भाई तुम्हें वकील बनना, अच्छा बैरिस्टर बनना है, तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई में अव्वल होना चाहिए। और इनका मानना ये था कि मैं एक एवरेज छात्र हूँ, औसत छात्र हूँ, तो जैसा मैं हूँ वैसा हो सकता है, मुझे इस तरीके की प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है, ऐसा फील करते हो। लेकिन सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के बैरिस्ट्री करने के लिए ये लंदन गए। वहां से ये बैरिस्ट्री करके आए। लंदन में रहने के पश्चात वकालत की डिग्री प्राप्त की। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात कई सालों लंदन में भी रहे, वहां के माहौल को देखा। उस समय देश अपना गुलाम था, तो वहां के अंग्रेजों के ठाट बाट देखे, अंग्रेजों का जो रंग भेद की नीति थी उसको भी इन्होंने देखा, छुआछूत भी करते थे, मतलब कई तरीके से शोषण किया करते थे। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने बैरिस्टरी के दौरान देखी। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए रोजगार करना शुरू किया। 1914 में उनकी भारत वापसी हुई। तो ये थोड़ा आगे का इन्होंने बताया है। अच्छा, गांधी जी के पिता का नाम बताया, मोहनदास हो गया। गांधी जी की माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी की माँ का नाम पुतलीबाई, गांधी जी के पिता मोहनदास। गांधी जी का वास्तविक नाम करमचंद गांधी, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी जी के पिता एक राजकोट में दीवान हुआ करते थे, तो ठीक ठाक परिवार से थे। ये बंसारी वैश्य परिवार से, समुदाय से आते थे। कस्तूरबा माखन जी के साथ इनका विवाह कर दिया गया छोटी उम्र में ही। तो समय रहते ही संतान हो गई, 4 बेटे हो गए, मणिलाल, हरिलाल, हीरालाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। ठीक है। उसके पश्चात हाई स्कूल और मिडिल मैट्रिक पास करने के पश्चात बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। लंदन जाकर इन्होंने पढ़ाई की, वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे, वकालत करके लौटे। वकालत करने के पश्चात जब ये भारत में आए तो इस समय इनके पास कोई काम नहीं था। इनकी वकालत भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, घर पर खाली पड़े हुए थे, बैठे थे। तो इसी दौरान इनके पिताजी के एक दोस्त थे जिनको दादा अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता, दादा अब्दुल्ला कहते थे। तो उनका दक्षिण अफ्रीका में कोई केस चल रहा था और उसको कोई लेने वाला भी नहीं था, और दक्षिण अफ्रीका भारत से कोई जाने वाला भी वकील नहीं मिल रहा था। तो दादा अब्दुल्ला ने इनके पिता से कहा कि ऐसा करो, गांधी जी से कहो या गांधी से कहो हमारा ये केस लड़ ले करमचंद। तो
इनके पिता ने समझाया, इन्होंने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने कहा कि तुम खाली पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो इससे बेहतर यही है कि ये जो केस आया है इसको ही लड़ने का प्रयास करो या इसको जीतो, कुछ सीखने को मिलेगा। तो एज ए प्रैक्टिस के रूप में, एज ए मतलब एक प्रारंभिक कह सकते शुरुआत करने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला के साथ चले। वहां जाके इन्होंने उनका केस लड़ा, जीते, और उनको जो भी फायदा हुआ उसका PCCB ने मिला होगा। उसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कुछ चीजें देखी जिससे इनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। एक तो देखा काले और गोरे जो लोग हैं, वो गोरे लोग काले लोग हुए उनके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, उनके साथ कोई कार्य नहीं कर सकते, अर्थात छुआछूत जैसा परिणाम देखने को मिला। भारत में भी पहले से ही चल रहा था। सामान्य डिब्बे में ये लोग सफर नहीं कर सकते थे, और ऐसा ही गांधी जी के साथ भी हुआ कि गांधी जी अपने आप को बैरिस्टर समझ रहे थे, तो बैरिस्टर के कारण इन्होंने क्या किया, एक टिकट ले लिया फर्स्ट क्लास का, और वो जिस डिब्बे में अंग्रेज सफर करते थे उसमें जाके बैठ गए अपना बक्सा लेके। तो उसमें जब बैठ गए तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने इसका बड़ा ऐतराज किया कि ये एक इंडियन हमारी बराबरी में बैठा हुआ है, या एक काला व्यक्ति हमारी बराबरी में बैठा हुआ है। क्योंकि गांधी जी पढ़े लिखे थे, उन्होंने रेल के फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। तो वहां जो सज्जन लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया, टीटी को बुलाया, इनका की टिकट, उन्होंने अपना टिकट दिखाया, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, और जो उसमें अंग्रेज लोग बैठे थे उन्होंने गांधी जी के साथ बदतमीजी की और इनके बक्से को या जो भी सामान था उसको फेंक दिया और उनको भी धक्का मार के नीचे उतार दिया। ये दक्षिण अफ्रीका के घटना है। और जो ट्रेन थी वो उस समय डरबन से प्रिटोरिया के लिए जा रही थी, तो डरबन नामक स्थान पर इनको बेइज्जत करके उतार दिया। एक पढ़े लिखे वकील को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दिन इनका जो वास्तविक अस्तित्व था उसको झकझोर दिया, वो हिल गया पूरी तरीके से कि ये मानववाद, ये मानवता, और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इन्होंने इसके लिए प्रयास किया। दक्षिण भारत में उस समय काले और गोरे लोगों के साथ भेद होता था, तो रंग भेद की नीति को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे थे। महात्मा गांधी ने कई छोटे छोटे आंदोलनों में हिस्सा लिया। वहीं पर ये टॉलस्टॉय एक आश्रम की स्थापना भी की। इन्होंने इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इसके अलावा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लोगों के साथ जो आंदोलन किए उसमें इन्हें काफी हद तक सफलता मिली। ये अपनी बात को कायदे से रखकर और अंग्रेजी सरकार को समझाने में सफल रहे, अर्थात गांधी जी को काफी ख्याति मिली। और उसके पश्चात तो वहां का जब काम खत्म हो गया तो गांधी जी 1914 में भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो लगभग 1914 में गांधी जी भारत वापस आए। 9 जनवरी 1914 को, 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि गांधी जी को पहला प्रवासी माना गया था। पहला प्रवासी कौन था? गांधी जी। तो 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में आने के पश्चात उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों, शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। अंग्रेजी सरकार उस समय लगान पे लगान, टैक्स पे टैक्स, शोषण पे शोषण करती चली जा रही।
तो उन्होंने इन चीजों का विरोध किया। और चूंकि इस समय भारत में जो कुछ नेता थे, जैसे नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता, ये भारत में जान चुके थे कि ये एक जो व्यक्ति वकालत करके आया है, ये बैरिस्टर जो दक्षिण अफ्रीका में अपना कारनामा दिखा चुका है और दक्षिण अफ्रीका में इसको बहुत ख्याति मिली है, ये बात करने में पढ़ा लिखा व्यक्ति ये लोगों को एकजुट कर सकता है, तो इनका काफी स्वागत हुआ भारत में। और उस समय जब शोषणकारी प्रवृत्ति चल रही हो, दमन चक्र चल रहा हो अंग्रेजों का, उस समय कोई बात कहने वाला, सुनने वाला मिल जाए और जिसकी एक अच्छी पहचान हो, तो उसके साथ दुनिया चलने को साथ तैयार हो जाएगी। और समस्त भारतीय जो उस समय उदारवादी नेताओं के रूप में जाने जाते थे, गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी से नेतृत्व करने का आह्वान किया। और इसी दौरान गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन कह सकते हो या सत्याग्रह शुरू हुए, तो गांधी जी के सत्याग्रहों में अगर बात करें तो पहला सत्याग्रह उनके बिहार में एक चंपारण नामक स्थान है। गांधी जी लखनऊ में थे, तो बिहार के ये व्यक्ति जिनको राजकुमार शुक्ल के नाम से जाना जाता है, वो गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा कि बिहार में अंग्रेजी सरकार किसानों के साथ बहुत शोषण कर रही है। वो तिनकठिया पद्धति के माध्यम से नील जबरदस्ती उगाती है और पैसे भी नहीं देती है। तो उन्होंने कहा कि आप बिहार आए, आपका स्वागत है और हम किसानों की आप बात सुने और उनको निजात दिलवाएं। तो इसके साथ गांधी जी गए बिहार। तो बिहार में उन्होंने लोगों को समझाया, अंग्रेजी सरकार से बात की, लेकिन प्रारंभ में बात नहीं बनी। फिर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने बिहार में चंपारण में ही किया। जो नील के मजदूर जो निलहाए थे, उनके साथ जबरदस्ती नील उगाने के लिए शोषण किया जा रहा था, इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने पहला चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। कुछ समय के पश्चात गांधी जी की जो मांगे थी, उसके लिए एक कमेटी गठित हुई। कमेटी गठित होने के पश्चात किसानों की मांगों को मान लिया गया और कह सकते हैं इस प्रकार से पहला जो प्रयोग था गांधी जी का सत्य और अहिंसा को लेकर, वो वहां सफल रहा। गांधी जी ने अपना जो प्रयोग किया था, सत्य के साथ मांग रखना, सत्य के साथ आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के साथ आग्रह, अर्थात सत्य के साथ मांग, सत्याग्रह इसको कहते हैं। तो 1917 में गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो सफल रहा। इसी प्रकार गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ आंदोलन किया। मिल मजदूरों को टैक्स बढ़ाए जाने की बात, टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी, जो उनको सही नहीं लगी और उसका विरोध किया। इसका भी गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर में भी सत्याग्रह किया और यहाँ पर इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की भी बात की। अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ गांधी जी ने पहली बार, जो 1918 में हुआ था, उसमें आंदोलन किया और इसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। 1918 में ही एक खेड़ा आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों से संबंधित था, लगान को लेकर था, उसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। इस प्रकार हम देखते हैं प्रारंभ में जब 3 आंदोलन गांधी जी के सफल हो गए, तो अब तक ऐसा कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था कि इतनी जल्दी से अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवा सके। जब 3 आंदोलनों को गांधी जी ने सफल कर लिया और गांधी जी ने अंग्रेजों को अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर दिया या समझा दिया या समझा लिया, तो गांधी जी भारतीय लोगों में काफी चर्चित हो गए, राष्ट्रीय कांग्रेस में काफी चर्चित हो गए। अब गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास था वास्तविक रूप से शुरू हो गया। अर्थात
कांग्रेस के साथ गांधी जी जुड़ गए। कांग्रेस के लोगों ने गांधी जी को अपना नेतृत्व प्रदान किया। गांधी जी को नेता या गांधी जी को प्रतिनिधि मानकर कार्य करने लगे और उसी दौरान विश्व युद्ध भी चल रहा था। 1918 के आसपास का समय रहा। तो प्रारंभ में गांधी जी की जब 3 आंदोलनों को मान लिया गया तो गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेजी सरकार अच्छी सरकार है, तो अंग्रेजी सरकार की अगर हम मदद कभी करेंगे तो आने वाले समय में अंग्रेजी सरकार हमारी सहायता करेगी और हमें हो सकता है आजादी दे दे या डोमिनियन स्टेट की हमारी बात को मान ले। तो प्रारंभ में क्या हुआ, जब विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए कहा और ये कहा कि ब्रिटेन का इस समय आप साथ दीजिए। तो भारत के लोग थे, गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश सेना में भर्ती भी हुए। अंततः परिणाम ये हुआ कि गांधी जी की ख्याति बढ़ी, गांधी जी को प्रसिद्धि मिली। तो गांधी जी ब्रिटिश हुकूमत तक ये बात पहुंची तो ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। गांधी जी को सार्जेंट के नाम से जाना जाना लगा, अर्थात सेना में भर्ती कराने वाला युवक सार्जेंट। यहां तक तो ठीक था, सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय के पश्चात मैंने कहा कि अंग्रेजी सरकार थी, दमनकारी सरकार थी, चक्र इसका दमनकारी था, ये शोषण वाली नीतियों पर ही भरोसा रखती थी और भारत एक इसके लिए कामधेनु था। अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट को ला दिया, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र अपनाया और रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें न दलील थी, न वकील था, न कोई अपील थी। इसको भारत में काला कानून की संज्ञा दी गई। गांधी जी ने भी इसको काला कानून कहा और इसके विरोध में लगातार सभाएं होने लगी। लिहाजा गांधी जी को पकड़ लिया गया, कुछ और भी नेता पकड़ लिए गए। पंजाब में इसका उग्र रूप देखने को मिला। गांधी जी को छुड़ाने के लिए सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नामक व्यक्ति विद्रोह आंदोलन कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उनको भी पकड़ लिया। इसी दौरान जलियांवाला बाग कांड भी हुआ। धारा 144 लगी थी, वहां हजारों लोग इकट्ठे थे। जनरल डायर ने उन पर गोली चला दी, हजारों लोग मारे गए। अब गांधी जी को समझ में आ गया कि अंग्रेजी सरकार हमारे भले का काम नहीं कर रही या अंग्रेजी सरकार भारत की भलाई नहीं चाहती, वो केवल और केवल अपना फायदा देखती है। और लिहाजा गांधी जी को समझ में आ गया कि अब हम इसका सहयोग नहीं करेंगे। अब तक जो हमने इसके साथ कार्य किया, सहयोग की भावना से किया, क्यों करें, हमें क्या मिला। अंततः गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, सार्जेंट का पद छोड़ दिया और इसी की गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड हिट की उपाधि त्याग दी। तमाम वकीलों ने वकालत से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि अब अंग्रेजी सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं, अर्थात असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले मैंने बताया कि खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था, जो मुसलमानों का आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वो कारण ये था कि अगर हम आज मुसलमानों का साथ देते हैं तो आने वाले समय में ये भी हिंदुओं के साथ खड़े होंगे और मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन में भी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ गांधी जी जुड़े। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया और उसमें कहा कि 1 वर्ष तक मेरे द्वारा बताए गए कार्यों पर अगर कार्य करते रहे भारतीय और कांग्रेस, तो 1 वर्ष में भारत को आजादी मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास भी करवा लिया गया और उसकी जो नीतियां थी सारी लागू कर दी गई। गांधी जी को इसका प्रतिनिधि या गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंपा गया। सारे असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी कार्यों को अपनाया गया। कई वकीलों ने उसमें त्यागपत्र दे दिया, सरकारी टीचरों ने त्यागपत्र दे दिया, स्वयं के स्कूल खोले और स्वयं शिक्षा दीक्षा का कार्य करने लगे। आंदोलन अपने चरम पर ही था और भारत को आजादी मिलने ही वाली थी। उसी समय भारत में एक क्रांतिकारी घटना घटित हो गई।
क्या घटना थी? चौरी चौरा कांड हो गया। 5 फरवरी 1923 को चौरी चौरा नामक स्थान पर, गोरखपुर में जिला पड़ता है, वहां पे चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां एक थाना या चौकी हुआ करती थी। आंदोलनकारी जा रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे, पुलिस वालों से झड़प। चूंकि आंदोलन वाले लोग थे वो ज्यादा थे, उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों को मार पिटाई हुई। पहले पुलिस वालों ने मारा हो, फिर पुलिस वाले पिटे और भीड़ इतनी उग्र हो गई, पुलिस वालों को पकड़ के मार पीट के उसी में चौकी में बंद कर दिया थाने में, और थाने में आग लगा। और जब थाने में आग लगा दी तो 13 सिपाही जलकर राख हो गए। अब ये बात गांधी जी के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्योग्य नहीं थी, क्योंकि गांधी का मानना था कि हम जो भी कार्य करेंगे सत्य अहिंसा के मार्ग पर करेंगे। इसमें न तो सत्य था और न अहिंसा, अर्थात हिंसा हो चुकी थी। लिहाजा गांधी जी ने समझा कि भारत इस समय आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनको इस समय आजादी मिल जाएगी तो ये आपस में लड़ मरेंगे, एक दूसरे को काट पीट कर देंगे और फिर से गुलाम हो जाएंगे। हो सकता है आज इंग्लैंड के गुलाम हैं तो कल जापान के हो जाएंगे। लिहाजा गांधी जी ने हिंसा होने के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन मैंने बताया कि आंदोलन अपने चरम पर था। पहली बार ये राष्ट्रीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। और ऐसे स्थिति में जब आंदोलन को कामयाबी मिलने वाली थी, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और तमाम भारतीय नेताओं और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने गांधी जी की कटु आलोचना की कि ऐसे समय में जब हमें आजादी मिलने वाली है तो आंदोलन को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं होता। ऐसे समय में अपने हाथ खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। लिहाजा परिणाम कुछ भी रहा, लेकिन आंदोलन अपने कार्य में कहीं हद तक सफल था। उसके पश्चात नेक्स्ट 23 के बाद गोलमेज सम्मेलनों का दौर हुआ, जिसमें गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। राजपूताना से इंग्लैंड गए थे SS राजपूताना जहाज। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। सबने अवज्ञा आंदोलन में भी जवाहरलाल नेहरू और अणा आसफ अली और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन को भी गांधी जी ने कई हद तक सफल बनाया। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया और उसके पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। उससे पहले गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक से ये कहा कि करो या मरो, या तो भारत को आजाद करो नहीं तो आजादी के लिए जान दे दो। इससे एक दिन पहले ही गांधी जी को पकड़ लिया गया। कुछ समय के पश्चात भारत को आजादी मिली, गांधी जी को भी छोड़ दिया गया। भारत आजाद हो गया। आजादी के पश्चात गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस को अब यहां समाप्त कर देना चाहिए एक दल के रूप में। आजादी मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की महत्वाकांक्षी नेताओं के कारण, अपनी महत्वाकांक्षी नीति के कारण कांग्रेस दल आज भी वर्तमान में स्थापित है। राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के दौरान मैंने बताया था दंगे हुए थे, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया, बंटवारे की बात आई, पाकिस्तान को गांधी जी ने 60 लाख रुपए देने की बात की। ये बात कुछ कट्टर हिंदूवादी नेताओं को अच्छी नहीं लगी और कट्टर क्रांतिकारी लोगों में हिंदू महासभा के एक सदस्य जिनका नाम नाथूराम गौडसे था, इन्होंने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को, जिस समय वो बिरला टेम्पल में पूजा अर्चना करके या सभा करके निकल रहे थे, दिल्ली में बिरला टेम्पल, वहां से जब निकल रहे थे तो उसी समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे, तो गांधी जी उसी समय अपनी मृत्यु हो गई गांधी जी की।
और गांधी जी की मृत्यु होने के पश्चात भारत शोक की लहर में डूब गया और इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये हमने महात्मा गांधी के बारे में आपको शॉर्ट में बताया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये हमने आपको, और महात्मा की उपाधि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर या वहां की औरतों के द्वारा दी गई थी, इसीलिए चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ठीक है बच्चों, अब समय की थोड़ी कमी होने के कारण हम आपको आगे की जो पर्सनैलिटी बची हैं, जो नेता बचे हैं ना, हम आगे आपको कराएंगे। नमस्कार, थैंक यू।